जीएसटी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जीएसटी का जिसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सारा का सारा चैप्टर कॉन्सेप्ट और लॉजिक बेस्ड है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देखते हैं एंड तक तो मेरा वादा है आपसे कि आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट में। ये प्रैक्टिकल चैप्टर भी है। इसके बाद आपको ये पता लगेगा कि जीएसटी का जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हमें किस चीज का क्रेडिट मिलेगा और किस चीज का क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं सी वेद सोनी। आज इस वीडियो के अंदर हम धमाका करेंगे और कंप्लीट टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। मैं नहीं जानता आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आता है कितना नहीं आता। मैं मान के चलूंगा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। चलिए करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है सर चैप्टर का सबसे पहले तो नाम बता दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इसमें आप हमें कौन से सेक्शन पढ़ाएंगे? बेटा इसमें 3 मेजर सेक्शन हम कवर करेंगे। कितने सेक्शन कवर करेंगे? 3। सर क्या हमें सेक्शन याद करने? फिर वही बात, करने, बिल्कुल करने। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 18 खल्लास। इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म। 3 टॉपिक आपको, 3 सेक्शन आपको करने हैं। सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। सर एक बार ये भी बता दो किसके बारे में बात करते हैं, मोटा मोटा हमें आइडिया हो जाए। सेक्शन 16 बात करता है कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी किसको बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट को। कौन सी कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी कि आपको आईटीसी मिल जाए? सर सेक्शन 17 किस बात की बात करता है? 17 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबको इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, जिसका नाम है ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट किस चीज का परचेज करने के बाद भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट ने जिसका क्रेडिट ब्लॉक बंद कर रखा है, आप उसका क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते, ना उसका क्रेडिट बुक कर सकते। एक अपॉर्शनमेंट का टॉपिक मैं बड़ा डिटेल में कवर करूंगा। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। सर अपॉर्शनमेंट बंटवारा, आईटीसी का बंटवारा। अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बनाते हैं और आप टैक्सेबल गुड्स भी बनाते हैं तो कितना कितना क्रेडिट आपको मिलेगा उसके बारे में बात करूंगा। सेक्शन 18 जिसने न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है, न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको किस चीज का क्रेडिट मिलेगा और किस चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस कंप्लीट चीज कौन गवर्न करता है? सेक्शन 18 गवर्न करता है। अगर आप कल को कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में चले जाते हैं या कल को नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम पे आते हैं तो इसका टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इस सेक्शन भी कौन गवर्न करता है? सेक्शन 18 गवर्न करता है। इसका मतलब अब तक की बातों को अगर रिवाइज करें, चैप्टर का नाम इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितने मेजर सेक्शन आपको सीखने हैं? सर 3 सेक्शन सीखने हैं। सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। 16 बात करता है कंडीशंस, कौन सी कंडीशन है आईटीसी बुक करने की, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 17 बात करता है अपॉर्चनमेंट की और ब्लॉक क्रेडिट की। और सेक्शन 18 बात करता है अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पुराने माल का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर? जी सर। चलिए बेटा आगे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको सेक्शन 16, सब सेक्शन 1, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 दोनों इकट्ठे बात करते हैं कौन सी कंडीशन है कि आपको क्रेडिट मिल जाएगा। एग्जाम में आपको समझने के लिए ये चेक करना है। सर अगर ये आरटीपी का एक टेस्ट पास कर लेते हैं, ये आरटीपी मैंने निमोनिक बना रखा है, आर के ऊपर आप क्यूब लगा देंगे, आरटीपी। अगर आरटीपी का टेस्ट पास कर लेंगे तो क्रेडिट मिलने से धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी आरटीपी का टेस्ट क्या, फटाफट सीखते हैं। 1 मिनट में आपको सारी कंडीशंस याद हो जाएंगी। पहली कंडीशन, पहला आर, फर्स्ट आर। पहली कंडीशन क्या है? आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए साहब। क्या होने चाहिए? आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, बस। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप क्रेडिट बुक नहीं कर सकते, खल्लास। बराबर। सर दूसरी आर का फिर क्या मतलब है? आप रजिस्टर्ड पर्सन है, इसके साथ साथ आपको रिसीव भी होना चाहिए। क्या? या तो आपने गुड्स परचेज करी है या आपने सर्विस परचेज करी है, जो भी चीज आपने खरीदी वो आपको रिसीव हो जानी चाहिए। अगर आपको माल रिसीव नहीं हुआ है, अल्टीमेटली फेक बिलिंग पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट साहब बोलता है अगर आपने माल खरीदा है तो माल आपको रिसीव होना चाहिए, रिसीव्ड गुड्स। सेकंड आर मतलब रिसीव हो जाना चाहिए, क्या? गुड्स या सर्विस। सर अगर मेरे पास माल लॉट में आ रहा है, तो जैसे माल आ रहा है तो जब तक आपके पास लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट ना आ जाती माल की, तब तक आप क्रेडिट बुक नहीं कर सकते। सर थोड़ा सा और खोल के बताएं। बेटा मैंने आज मेरा नाम है मिस्टर ए, मैं मिस्टर बी के पास गया और मैंने कहा मुझे 10 क्विंटल केमिकल चाहिए, 10 क्विंटल मुझे क्या चाहिए? केमिकल चाहिए। ये शॉर्ट सप्लाई, मार्केट में बड़ी शॉर्ट सप्लाई रहती है, मैंने सोचा इकट्ठा ही खरीद लूं ताकि आगे दिक्कत ना आए। इस बी ने कहा भाई साहब
अगर आपको 10 क्विंटल चाहिए ना तो सारे पैसे आज ही एडवांस जमा करा दो। बात चल रही मान लो अगस्त की, अब हम अगस्त में बैठे हैं, अगस्त के अंदर मैंने उसको सारी पेमेंट कर दी, उसने मेरे को सप्लाई कुछ सितंबर में दी, कुछ अक्टूबर में दी, कुछ नवंबर में दी, वो लॉट में माल देता था, नवंबर में जाके उसने मुझे मेरे को लास्ट लॉट दिया है। तो मैं बता दूं आपको, बेशक आपने पेमेंट अगस्त में कर रखी है, बेशक आपका एग्रीमेंट अगस्त में हो रखा है, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा लो बोलता है जब तक आपको आखिरी लॉट कब रिसीव हुआ है, नवंबर में, नवंबर से पहले आप क्रेडिट बुक नहीं कर सकते, माल का रिसीव होना जरूरी है। माल अगर सिंगल इंस्टॉलमेंट में आया है तो आते ही क्रेडिट बुक कर लो, और माल अगर कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो जब तक लास्ट लॉट ना आ जाएगा आप क्रेडिट बुक नहीं कर सकते। पहला आर रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, दूसरा आर आपको गुड्स और सर्विस रिसीव करनी पड़ेगी। सर तीसरा आर फिर किस चीज का है? तीसरा आर बड़ा इंपॉर्टेंट और बच्चे इग्नोर कर देते हैं। जब मैंने माल खरीदा है, ध्यान से सुनिए बेटा, जब मैंने माल खरीदा है तो मेरी वो क्या है? परचेज। यस सर, जो मेरी परचेज वो किसी ने किसी की क्या है? सेल। जिसने सेल की होगी उसको बोलते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लायर। उसने हमें सेल की तो उसने अपनी सेल की रिटर्न भरी होगी, कौन सी? GSTR1। अरे भाई अगर आपको ये नहीं पता रिटर्न्स क्या होते हैं तो मेरा रिटर्न्स का जो वीडियो है कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि आपको रिटर्न्स के बारे में पता लगे। GSTR1 किसकी होती है, 2 किसकी होती है, 2B किसकी होती है, 3B किसकी होती है। अल्टीमेटली यहां बता दूं, सप्लायर सेल की जो रिटर्न होती है उसने GSTR1 भरी होगी, जो उसकी सेल थी वो वही तो मेरी परचेज थी। तो जब उसने GSTR1 भरी है तो GSTR2B में वो डेटा मेरे को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हुआ होगा। जी सर। और इसके बाद फिर मैंने GSTR3 भी भर दी हो, ध्यान दीजिएगा, जिससे मैंने माल खरीदा उसने 1 भर दी हो, उसके 1 भरने के बाद मुझे 2B में डेटा रिपोर्ट हो गया हो, और उसके बाद मैंने GSTR3 भी भर दी हो। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी करेंगे तो ये आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट लगा दिया। फर्स्ट आर, अब रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। सेकंड आर, आपने माल और गुड्स या सर्विस रिसीव कर लिया हो। और थर्ड आर, आपने रिटर्न फर्निश कर दी हो। RTP का टेस्ट पास करना है। सर फिर फोर्थ बताओ, फोर्थ कंडीशन टी का मतलब क्या है? आपके पास बिल होना चाहिए। अगर साधारण शब्दों में बोलूं तो आपके पास पक्का बिल, एविडेंस होना चाहिए कि आपने वास्तव में माल खरीदा है। आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? टैक्स इनवॉइस। या कस्टम का केस अगर आपने माल मंगवाया है, इंपोर्ट किया, तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। अल्टीमेटली कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ देता है कि आपने वास्तव में माल GST की पेमेंट करके खरीदा है, वो इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। सर खाली इनवॉइस होना चाहिए, उसमें डिटेल भी होनी चाहिए। देखो बेटा, डिटेल भी होनी चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर की डिटेल्स होनी चाहिए। सारी डिटेल चाहे ना भी हो, लेकिन इतनी डिटेल हो कि काम चल जाए। जैसे कि सामने वाले का GST नंबर, मेरा GST नंबर, माल की वैल्यू, माल की क्वांटिटी, माल की क्वालिटी खत्म। जी सर। RTP, ट्रिपल R हो गया, T हो गया, P। पांचवा, पेमेंट की बात करते हैं। सर पेमेंट की बात कहां से आ गई? बिल्कुल आएगी। जिससे मैंने माल खरीदा है उसका नाम मैंने क्या बोला था? सप्लायर। या तो इस सप्लायर को आपने पेमेंट हाथ की हाथ कर दी, तुरंत कर दी। बेटा जब मैं सप्लायर को पेमेंट करूंगा तो मैंने GST की पेमेंट करी होगी, तभी तो मैं ITC भी करूंगा। जो मैंने सप्लायर को GST की पे कर दी, एक कंडीशन और भी है, सप्लायर ने वो GST आगे गवर्नमेंट को जमा करा दिया हो। अगर सप्लायर ने, जिससे मैंने माल खरीदा, उसने मेरे से तो टैक्स ले लिया और आगे गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया है, तो आपको आपका क्रेडिट काटना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब हमने जो क्रेडिट दिया है, हमने जो टैक्स की पेमेंट करी है, उसका भुगतान वो सामने वाला गवर्नमेंट को जब तक नहीं कर देता तब तक हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर हमें पहले बुक कर रखा है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है हम माल उधार में लेके आए हूं, तो सर क्या उधार माल का क्रेडिट नहीं मिलता? 180 डेज का कॉन्सेप्ट याद कर लो बेटा। अगर आपने माल उधार पे खरीदा है तो 180 डेज, मैं आज सामान लेके आया और मैं पेमेंट नहीं करके आया, तो आज आते ही मैं बुक्स के अंदर जो भी मेरा टैक्स बनता है उसका मैं ITC पे कर लूंगा। इवन मैंने भरा नहीं है, इवन मैंने सप्लायर को 1 रुपया नहीं दिया है, लेकिन मैं प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कर सकता हूं। हमारी गवर्नमेंट बोलती है 180 दिन के अंदर अंदर आप सप्लायर को पेमेंट कर देना। अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, सर 180 दिन कहां से? जिस दिन आपने माल लिया था, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस। यू कैन से डेट ऑफ इनवॉइस के अंदर 180 दिन जोड़ देना। 180वें दिन तक या तो पेमेंट हो चुकी होगी, या पेमेंट नहीं होगी। अगर पेमेंट नहीं हुई है तो आपने जो क्रेडिट बुक कर रखा है आप उसके अधिकारी नहीं, आप उस क्रेडिट को काट दो, रिवर्स कर दो। रिवर्सल का मतलब होता है क्रेडिट को काट देना, अगर बुक कर रखा है तो। और यूज अगर कर लिया आपने कहीं ना कहीं, तो उसको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है आपको। अगर आपने पेमेंट 180 डेज के अंदर कर दी है तो ओके, और अगर आपने पेमेंट नहीं करी है 180 दिन के अंदर, तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। सर अगर वो बाद में पेमेंट कर दी, जैसे 190वां दिन मैंने पेमेंट कर दी, दोबारा बुक कर लो। इसका मतलब 180 डेज कुछ नहीं, सिर्फ एक चेक लिमिट है। या तो आपने इसके अंदर अंदर पेमेंट करी है या नहीं करी है। पेमेंट कर दी है तो क्रेडिट आपके पास था, आपका है, आपका रहेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं करी 180 दिन के अंदर, तो सही 180वें दिन ये क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। फिर दोबारा बुक कब होगा? जब आप पेमेंट कर देंगे। RTP का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फटाफट रिवाइज करा दो बेटा एग्जाम के लिए, हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर का। राइट डाउन द कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC। फर्स्ट आर,
रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सेकंड आर, माल गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हो जाना चाहिए। थर्ड आर, रिटर्न आपने फर्निश कर दी हो, आरटीपी। टी फॉर आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। पी फॉर आपने पेमेंट कर दी हो, पेमेंट किस चीज की, टैक्स की। ओके जी सर। ये जो आपने जितने भी कंडीशन पढ़ी बेटा, ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, 16(1) 16(2) मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। मैंने सबसे पहले आपको सेक्शन 16 समझाया है सर, फिर 16(3) क्या है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, ये कहता है भाई साहब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है, जो टैक्स का अमाउंट है, या तो डेप्रिसिएशन ले लो या क्रेडिट बुक कर लो, एक ही चीज मिलेगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा जी सर। मैंने एक मशीन खरीदी है, मैंने एक मशीन खरीदी 30 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। इसके ऊपर 18% जीएसटी सामने वाले ने मेरे से लिया है। 18×3 = 5,40,000 रुपए का मैंने क्या दे दिया, जीएसटी दे दिया। टोटल पेमेंट मैं करके आया हूं 35 लाख और 40,000 रुपए की। इस 30 लाख रुपए के तो ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि ये मशीन की कॉस्ट है साहब। लेकिन ये 5,40,000 रुपए के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर आप इस 5,40,000 का आईटीसी बुक करना चाहते हैं तो ये कभी भी मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। मशीन की कॉस्ट हमेशा मानी जाएगी 30 लाख रुपए। अगर आपने 5,40,000 का आईटीसी बुक कर लिया तो आप डेप्रिसिएशन 30 लाख पे क्लेम कर सकते हो, कभी भी पूरी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा सर, लेकिन अगर आपने 5,40 का आपने आईटीसी छोड़ दिया, आपने कहा मैं क्रेडिट बुक नहीं करूंगा, तो आप पूरे 35,40,000 रुपए ये आपकी मशीन की कॉस्ट बन जाएगी, आप पूरे पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। इसका मतलब जो टैक्स का अमाउंट है, इसके दो केस हो सकते हैं। अगर आपने आईटीसी बुक कर लिया तो इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन गायब, और आपने आईटीसी छोड़ दिया तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है या तो ले लो डेप्रिसिएशन या ले लो आईटीसी। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्लियर? यस सर। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, 16 सब सेक्शन 4, 16(4), 16(1), 16(2) कंडीशन की बात करते हैं। 16(3) डेप्रिसिएशन ले लो या ले लो आईटीसी की बात करता है। 16(4) लगाता है टाइम लिमिट की बात। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, टाइम लिमिट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टाइम लिमिट मैक्सिमम कब तक आप क्रेडिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक अगर आपने क्रेडिट बुक नहीं किया तो आपका टाइम लैप्स हो जाएगा, आपका क्रेडिट एक्सपायर हो जाएगा। ओके सर। सर ये साल है मेरा, और कॉमर्स वालों का साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। बड़ा सिंपली समझाऊंगा। इस पूरे साल में आपने कहीं भी माल खरीदा है, पूरे साल में आपने कहीं भी माल खरीदा है, चिंता मत करो। अब मैंने मान लो खरीद लिया, ये 22-23 साल था, 22-23, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक का साल था। मैंने अगस्त 22 में सामान खरीदा है। इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्रेडिट आप कहां तक बुक कर सकते हो? जिस भी साल आपने माल खरीदा उसके एंड में आ जाओ। कॉन्सेप्ट समझो, उसके कहां आना है, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, उसके एंड में आ जाओ। जो अगला साल है उसकी डेट 30 नवंबर तक, 30 नवंबर, 30 नवंबर, 30 नवंबर, 30 नवंबर, 30 नवंबर की डेट तक। और एक तो डेट ये होगी 30 नवंबर, सर ये कौन सा है, 30 नवंबर 2023। और जिस दिन आपने जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, और आपको पता है एनुअल रिटर्न की डेट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है, 31 दिसंबर। तो डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ध्यान सुनिए, फाइनल कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। कब तक आप जीएसटी का मैक्सिमम क्रेडिट बुक कर सकते हैं? अगले साल का 30 नवंबर, और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न भर दी, और अगले साल का 30 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इन दोनों में से अर्लियर होगा वहीं तक आप क्रेडिट बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप क्रेडिट बुक नहीं कर सकते। ओके सर ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो सेक्शन 16 में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। चलो फटाफट एक बार बुक से मैच करा देता हूं बेटा, ताकि आपको दोनों चीजें साथ के साथ क्लियर हो जाएं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने सेक्शन आप पढ़ने वाले हैं? 3, 16, 17, 18। सबसे पहले कौन था, कंडीशंस पढ़ाओ टेकिंग आईटीसी, 16(1) और 16(2). सर पहली कंडीशन आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आपको माल रिसीव हो गया हो। तीसरी कंडीशन आपके पास पक्का बिल हो, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हो। चौथी कंडीशन आपने आपकी रिटर्न्स जीएसटीआर 1B, 2B, 3B फाइल कर दी हो। पांचवी कंडीशन आपने जो आईटीसी दिया सामने वाले ने गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया हो। और 6th कंडीशन अगर आप माल उधार में लाए हैं तो 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना। क्रेडिट बुक था, बुक पड़ा रहेगा, लेकिन 180 दिन की पेमेंट अगर नहीं करी तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है आगे सिखाता हूं। 16 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, या तो ले लो डेप्रिसिएशन या ले लो क्रेडिट। और 16 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, टाइम लिमिट, कब तक आप मैक्सिमम आईटीसी बुक कर सकते हैं। 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग, द अपने साल के एंड से, जो साल जिस साल आपने माल परचेज किया है उस साल के एंड के बाद जो नया साल आया है उसके 30 नवंबर। और फर्निशिंग द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न भरी है, विच एवर इज अर्लियर, आप क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके सर, ये बात मैंने आपको सिखा दी।
लास्ट इंस्टॉलमेंट का केस मैंने बता दिया है, केमिकल वाले मैंने एग्जांपल दिया था, जब तक आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट, सर पेमेंट मायने नहीं रखती, पेमेंट आपने बेशक कर दी हो, अगर आपको माल रिसीव नहीं हुआ है तब तक आप क्रेडिट बुक नहीं कर सकते। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, डीम्ड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। कई बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, सर डीम्ड डिलीवरी क्या होती है? डीम्ड डिलीवरी क्या होती है? बेटा एक कंडीशन थी कि अगर आपको क्रेडिट बुक करना है तो आपको माल रिसीव करना पड़ेगा, बिल्कुल फिजिकली रिसीव करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान सुनिए। ए ये बी, जब मैं बी बोलूं तो हमेशा इसका मतलब होता है दुकानदार। ये शॉपकीपर है, ए ने इससे माल मंगवाया है, ए ने इसको माल ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, भाई साहब मेरे को माल भेज दो, ठीक है सर। बी इसके पास माल भेजता है, इससे पहले सी ए के पास आता है, ये सी मतलब कस्टमर, ये कस्टमर ए के पास आया, इसने कहा भाई साहब मेरे को माल चाहिए, और ये कोइंसिडेंस वही माल था जो ए ने ऑर्डर कर रखा है। अब दो तरीके, पहले ये माल ए के पास आए, फिर ए के बाद सी के पास जाए। ए ने बी को बोला एक काम करो भाई साहब, पेमेंट आपको मैं कर दूंगा, आप ये माल डायरेक्टली सी के पास भेज दो। इस केस में माल ए के पास आए बिना सीधा सी के पास चला गया। ए के पास फिजिकली गुड्स रिसीव नहीं हुई है, लेकिन इसने सीधा कस्टमर को भिजवा दिया ताकि टाइम कम लगे। इसको डीम्ड डिलीवरी बोलते हैं। मान लिया जाएगा माल ए के पास आया था और ए को क्रेडिट बुक करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके ठीक है सर। चलो बेटा अब नया कॉन्सेप्ट करते हैं हम अपना, अब हम अपना नया कॉन्सेप्ट करते हैं। सेक्शन 18, सर 17 बाद में कराऊंगा, पहले 18 करा देता हूं। 18 का क्या मसला है? जैसे 16 समझाया ऐसे 18 भी आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। सेक्शन नंबर 18 के अंदर मैं पहले आपको 18 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, सर आपको तो सबसेक्शन भी याद है, आपको भी कर लेने चाहिए। अगर सबसेक्शन ना करो तो बेटा कम से कम मेन सेक्शन तो याद कर लो। 18 सबसेक्शन 1 क्या कहता है और 18 सबसेक्शन 1 का बी पार्ट क्या बोलता है। सेक्शन 18 बात करता है बेटा न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में आपके साथ क्या होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में आपको माल का क्रेडिट मिलेगा। न्यू किसी दिन आप जाके रजिस्टर्ड हुए, उससे पहले का जो आपके पास माल पड़ा है, कैपिटल गुड्स पड़ी है, इनपुट पड़ा है, इनपुट सर्विस पड़ी, उस पहले वाले माल का क्रेडिट आपको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये बात कौन करता है? सेक्शन 18 करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। हम रजिस्टर्ड दो प्रकार से हुए थे, या तो हम लायबल क्रॉस, हमारा टर्नओवर क्रॉस कर गया था तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हुआ था, मजबूरी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था, या दूसरा कॉन्सेप्ट किसका होता है? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब बेटा क्या? मैं काम कर रहा था, इस डेट पे मेरा 40 लाख क्रॉस कर गया, मैं हरियाणा का बंदा हूं, इस डेट पे मेरा 40 लाख क्रॉस कर गया, तो आपको पता है मैंने आपको सिखा रखा है रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में, सही 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सही 30 दिन के अंदर अगर आप अप्लाई कर देंगे, कहां से? डेट ऑफ लायबल से। और डेट ऑफ लायबल कौन सी डेट होती है? लायबल की डेट वो होती है जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है, मतलब आप रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल हैं। डेट ऑफ लायबल के 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपने 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया ना, अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दी, तो जो जिस दिन ये 40 लाख क्रॉस किया था उससे पहले वाली शाम को, उसे जस्ट पहले वाली शाम को आपके पास जो भी माल था उसका क्रेडिट आपको अलाउड हो जाएगा। और अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो पुराना कितना भी स्टॉक, करोड़ों अरबों रुपए का स्टॉक हो, आपने अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया, 30 दिन कहां से? डेट ऑफ लायबल से, तो आपका पुराना सारे स्टॉक का क्रेडिट गायब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सर। एक बात बताओ, 1 अगस्त को, अगस्त का महीना चला हुआ है, 1 अगस्त को उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए क्रॉस कर गया। उस बंदे ने 16 अगस्त को गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जमा करा दी। सबसे पहले गौर फरमाइएगा, ये बताओ विद इन 30 डेज अप्लाई किया नहीं किया? किया। 16 अगस्त को एप्लीकेशन लगा दी, गवर्नमेंट ने उठा के 25 अगस्त को इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसको रजिस्टर्ड कर दिया। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक्चुअल में रजिस्टर्ड हो गया 25 अगस्त को, अप्लाई किया था 16 अगस्त को, टर्नओवर कब क्रॉस किया था? 1 अगस्त को। तो लायबल की डेट कौन सी है? लायबल की डेट है 1 अगस्त। इसको यहीं से रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा क्योंकि इसने 30 डेज के अंदर अंदर काम किया है। सर 1 अगस्त से पहले वाली दिन कौन सा है? 31 जुलाई। 31 जुलाई की रात को, शाम को इनके पास जो भी स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट इसको अलाउड हो जाएगा क्योंकि इसने टाइम लिमिट के अंदर अप्लाई किया है। सर इनके स्टॉक में क्या क्या पड़ा हो सकता है? इनके स्टॉक की पोर्टली में 3 चीजें हो सकती हैं। या तो इनपुट होगा, मतलब रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा, या सर फिनिश गुड्स होगा। इनपुट, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल ही तो होता है। या सर कैपिटल गुड्स होगा, कैपिटल गुड्स होगा, और या सर इनपुट सर्विस होगी। सर्विस का स्टॉक हो नहीं सकता, वो इंटेंजिबल नेचर की, इसलिए इसकी बात करेंगे नहीं। कैपिटल गुड्स, मशीनें वशीनें, प्लांट मशीनरी उसके पास पड़ी हो सकती हैं, या उसके पास रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स हो सकता है। सारा पुराना कच्चा माल जितना भी उसके पास स्टॉक है, अगर उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई किया तो सारा क्रेडिट उसको मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट किसी भी केस में नहीं मिलता पुराने वाले माल का।
ध्यान से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद मशीन खरीदोगे क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले की अगर कोई मशीन आपके पास पड़ी है तो उसका क्रेडिट, चाहे आप 30 दिन के अंदर अप्लाई करें चाहे 30 दिन के बाद अप्लाई करें, आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट किसी भी कंडीशन में नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। सर कैपिटल गुड्स का मिलेगा नहीं और इनपुट सर्विस होती नहीं, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं अगर आप टाइमली अप्लाई करते हैं विद इन 30 डेज तो आपको एक दिन पहले, जिस दिन डेट ऑफ लाइबल के एक दिन पहले जितना भी आपके पास सामान था, कैपिटल गुड्स का नहीं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का जितना भी आपका क्रेडिट था वो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सर ये तो आपने केस करवाया कौन सा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। कौन सा केस कराया मैंने, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया है, अगर आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो जिस दिन डेट ऑफ लाइबल थी, ध्यान रखिए डेट ऑफ लाइबल मतलब जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया था उसके जस्ट एक दिन पहले शाम को जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा था उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विस का नहीं मिलेगा। ठीक है सर लेकिन देखना है डेट ऑफ लाइबल से पहले। ठीक है, अगर आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कराया है, क्या कराया आपने, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो जिस दिन आपको, मैंने 22 अगस्त को वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था 22 अगस्त को, और गवर्नमेंट ने 25 अगस्त को मुझे रजिस्टर्ड कर दिया था। तो यहां कॉन्सेप्ट बोलता है जिस दिन आप एक्चुअल में रजिस्टर्ड हुए थे, न कि 22, जिस दिन आप एक्चुअल में रजिस्टर्ड हुए थे उस दिन से एक दिन पहले जस्ट शाम को जितना भी आपके पास माल पड़ा था उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फिर वही कॉन्सेप्ट स्टॉक का मिल जाएगा लेकिन कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर तो लायबल की डेट से एक दिन पहले देखना है, और वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में जिस दिन एक्चुअल में रजिस्टर्ड ग्रांट किया गया उस दिन एक दिन पहले देखना है, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। लेकिन इसमें मैंने आपको 18 सबसेक्शन 1 तो समझ सिखाया, लेकिन इसमें एक और मसला है, 18 सबसेक्शन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं। 18 सबसेक्शन 2 एक टाइम लिमिट लेके आ गया। क्या लेके आ गया, एक टाइम लिमिट लेके आ गया कि इससे जब भी आप पुराना क्रेडिट बुक करेंगे तो आपको इससे पुराना क्रेडिट नहीं मिल सकता। ये क्या बोलता है, ये सिंपली ये बोलता है डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 1 ईयर, 1 साल आपका, अगर आप इस दिन रजिस्टर्ड हुए हो, इस दिन नया रजिस्ट्रेशन का केस है, चाहे वॉलेंट्री है चाहे मैंडेटरी है, आप इस दिन रजिस्टर्ड हुए, पुराना माल का क्रेडिट बुक करना चाहते हो, मैंने कहा करना चाहता हूं, कहता पहले सबसे पहले तो बिल दिखाओ, मैंने कहा बिल दिखा दी, मेरे पास बहुत पुराने पुराने बिल थे, उसने कहा भाई साहब सिर्फ उन्हीं बिल का क्रेडिट मिलेगा जो बिल सिर्फ विद इन 1 ईयर है, विद इन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा पुराना अगर बिल होगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ध्यान रखना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में आप जब भी क्रेडिट बुक करवाएं आपको चेक कर लेना है कहीं वो बिल 1 साल से ज्यादा पुराना तो नहीं है। ओके सर, सम अप करूं सर, देखा जाए तो 2 टाइम लिमिट आ गई क्रेडिट बुक करने के लिए, 2 टाइम लिमिट आ गई। एक टाइम लिमिट 16 सबसेक्शन 4 में आपने कराई, एक आपने 18 सबसेक्शन 2 में कराई। ये कहता है आपका जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो 1 साल से ज्यादा पुराना होगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और 16 सबसेक्शन 4 में आपने ये बताया था सर कि जिस साल भी आपने माल खरीदा उसके एंड में चले जाओ, और एंड में जाने के बाद वहां से अगले साल का 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वहीं तक का क्रेडिट बुक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको जब भी क्रेडिट बुक करना आपको दोनों लिमिट चेक करनी है, अगर कोई भी डेट एक्सपायर होगी तो आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वीडियो समझ में ना आई हो तो दोबारा से आप रिकैप करके देख सकते हैं। सर इसका भी चेक करवा दो एक बार, न्यू रजिस्ट्रेशन करवाया और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अगर आपका हुआ है, कंपलसरी या मैंडेटरी जब बोलते हैं बेटा, जब आपने टर्नओवर क्रॉस किया था विद इन 30 डेज अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको सारा क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। और कहां से क्रेडिट मिलेगा आपको, लायबल की डेट से एक दिन पहले। देखिए क्या लिख रखा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल, लायबल की डेट से एक दिन पहले, लेकिन अगर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कराया है तो जिस दिन आपको एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया था उसके एक दिन पहले। सर एग्जांपल सिखा दो प्लीज। लो, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में आपने 22 जून को अप्लाई किया था, 5 जून को अप्लाई किया था और 22 जून को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, तो आपको ग्रांट वाली डेट से एक दिन पहले क्या 21 जून तक का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन करा देता हूं तब क्या और कॉन्सेप्ट आई। मिस्टर जेड लायबल हो गया था, लायबल टू पे टैक्स 1/8/22 को, 1/8/22 को टर्नओवर क्रॉस कर गया, उसने 5/9/22 को तो एप्लीकेशन लगाई है बेटा। सबसे पहले सीए की नजरों से देखो, 1/8/22 को क्रॉस कर गया तो 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगाई है, 30 दिन के बाद लगाई, इसने लगाई 5/9 को, जो लगानी चाहिए थे 1/9 को, 30 दिन क्रॉस, पुराना किसी माल का क्रेडिट नहीं मिलेगा, खेल खत्म, एलिजिबल नहीं है। सर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 5 तारीख को, रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया 22 को,
एप्लीकेशन की डेट देखोगे, ग्रांट की डेट देखोगे, ग्रांट की डेट देखनी है 21 जून तक का क्रेडिट उसको मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, सिर्फ माल का मिलेगा। ओके सर, इंपोर्टेंट केस करा रहा हूं ध्यान से। 1/7/22 को उसने एक मशीन खरीदी, 10 लाख रुपए की, टैक्स दिया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का क्रेडिट के ऊपर लफड़ा है साहब। तब वो अनरजिस्टर्ड था, उसको क्रेडिट बुक नहीं करने दिया, उसका टर्नओवर क्रॉस कर गया 10/8/23 को, 10/8/23 को क्रॉस कर गया। इस केस में उसको क्रेडिट मिलेगा जब भी लायबल की डेट से आप क्रेडिट बुक कराओ तो आपको 1 साल देखना है। बिल कटा है 1/7/22 को, 1 साल पूरा कब हो गया? 1/7/23 को। रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है? 10/8/23 को। तो 1 साल से पुराने वाले बिल का क्रेडिट आपको नहीं मिल सकता, नॉट अलाउड। नेक्स्ट केस और भी कॉम्प्लिकेटेड है। यहां बिल खरीदा था 1/3/23 को, सामान खरीदा 1/3/23 को, रजिस्टर्ड हुआ बंदा 1/1/24 को। सर 1/1/24 1/3/23 आ तो 1 साल के अंदर गया, क्योंकि 1/1/23 तक 1 साल बनता है, तो सर इसको तो क्रेडिट मिल जाना चाहिए। इसमें दूसरी कंडीशन लग गई क्या? जब आपने सामान खरीदा 1/3/23 को, तो ये साल एंड कब हुआ? मैंने क्या बता रखा है? 16(4) की लिमिट में क्या बता रखा है? जब भी आप माल खरीदते हैं उस साल का एंड कब? 31/3/23। 1/3/23 वाला साल कब खत्म हो गया? 31/3/23। मैक्सिमम कब तक क्रेडिट मिल सकता है? 30 नवंबर। 30 नवंबर 23। और ये रजिस्टर्ड हुए कब है? 1/1/24। माना 18(2) की लिमिट नहीं लगी, लेकिन कौन सी लग गई? 16(4) की लिमिट लगी। बेटा ये जीएसटी का पेपर है, छोटी सी चूक में पेपर गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब जब भी क्रेडिट बुक करवाएंगे, खासतौर पर पुराने माल का जब कंडीशन बुक कराएंगे, तो दोनों कंडीशन चेक करेंगे, बिल भी 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो, और 16(4) की लिमिट भी आप क्या करेंगे? चेक करेंगे। ओके सर, सारी चीज हमारी समझ में आ गई बिल्कुल। नेक्स्ट केस 18 के अंदर मैं अब आपको 18 सबसेक्शन 1C कराऊंगा और 18D कराऊंगा, ये दोनों केस करा देता हूं फटाफट एक बार। सेक्शन 18 ही चल रहा है बेटा आपका। 18 में मैंने आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का केस सिखा दिया, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का केस सिखा दिया, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का केस सिखा दिया। अब सीखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अरे क्या हो गया भाई, नया ले लो। इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। क्या हो गया? सॉरी, अगर आप पहले कंपोजिशन स्कीम में थे, ध्यान से सुनिएगा, पहले आप कंपोजिशन स्कीम में थे और अब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, बिल्कुल माइंड को ठंडा करके कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, जिंदगी भर गलती नहीं होगी। आप पहले कंपोजिशन स्कीम में थे और अब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए। इसी का एक और भाई है, जब मैं भाई भाई बोलूं तो मतलब सिमिलर केस। पहले आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाते थे और अब आप टैक्सेबल बना रहे हो। क्या आपको दोनों केस में कोई सिमिलैरिटी दिखी? जब ये बंदा कंपोजिशन स्कीम में था, कंपोजिशन स्कीम में वो होते हैं जो नाम नाम के रजिस्टर्ड होते हैं, जो ना तो क्रेडिट बुक कर सकते हैं ना पक्का बिल काट सकते। जब ये बंदा कंपोजिशन स्कीम में था, तो जब इसने कोई मशीन खरीदी होगी, माल खरीदा होगा, तो जब इसने क्रेडिट बुक करने को कहा तो गवर्नमेंट ने इसका हाथ पकड़ लिया, चुप, तू क्रेडिट बुक नहीं कर सकता, तू कौन है, तू नालायक है, तू छोटा आदमी, तू कंपोजिशन स्कीम में है। जब ये एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाता था, तो गवर्नमेंट ने जब इसने माल खरीदा होगा या जब इसने गुड्स खरीदी होंगी, मशीन खरीदी होंगी, तो इसने भी क्रेडिट बुक करने के लिए बोला होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया ओए आप भी क्रेडिट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि आप कौन सी गुड्स बनाते हो? एग्जेम्प्टेड। सर इसको क्यों रोका? आपको एक फंडामेंटल रूल बताया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं लास्ट क्लासेस में इसके बारे में बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं, खून और आजादी का मतलब क्या है। एक फंडामेंटल रूल है जीएसटी के अंदर, आप अगर आउटपुट पे टैक्स देंगे, अगर आप आउटपुट पे टैक्स देंगे तो ही आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। अगर आप यहां खून देंगे तो ही आपको आजादी मिलेगी, खून नहीं तो आजादी नहीं। सुभाष चंद्र बोस का नारा सीधा सीधा फिट होता है जीएसटी के अंदर। सर जैसे आपने कंपोजिशन स्कीम में कोई मशीन खरीदी, कोई माल खरीदा, उस माल खरीद के जब आपने उस माल को आउटपुट सेल किया, तो आप कंपोजिशन स्कीम में आप तो किसी से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। टैक्स चार्ज नहीं कर सकते तो आपने टैक्स नहीं लिया, ना गवर्नमेंट को जमा कराया, तो आपने खून नहीं दिया। खून नहीं दिया तो आपको आजादी नहीं मिलेगी। दूसरा केस, आप माल लेके आए, जब माल लेके आए जो आपकी परचेज है वो किसी की तो सेल है, उसने तो आपसे जीएसटी चार्ज किया, उसने तो आपसे जीएसटी चार्ज किया। इस माल से जो आपने बनाया वो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड गुड्स बना दिया, मतलब जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। जब टैक्स ही नहीं लगता, जब टैक्स ही नहीं लगता तो आउटपुट पर टैक्स नहीं लगा, ना गवर्नमेंट को जमा हुआ, तो खून नहीं दिया। खून नहीं दिया तो आजादी किस नाम की? अल्टीमेटली अगर आपका आउटपुट टैक्सेबल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका आउटपुट जो आपने सेल की वो टैक्सेबल है, उसमें आप कस्टमर से टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं, तो ही आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को बुक कर सकते हैं। अगर आप खून दे रहे हैं तो आजादी ले लीजिएगा, खून नहीं दे रही तो आजादी आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी। इसकी एक ही एक्सेप्शन है इस रूल की, पूरे जीएसटी के अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस रूल की।
जीरो रेटेड सप्लाई। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सीन बदल जाता है, आगे समझाऊंगा कैसे। तो फिलहाल अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं या आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाते हैं तो गवर्नमेंट ने आपको क्रेडिट बुक करने से रोक दिया, कहते आप नहीं कर सकते, आप नालायक हो। लेकिन कल को समय बदला, रूप बदला, आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ गए, आप मंथली रिटर्न भरने लगे, टैक्स इनवॉइस काटने लगे, लोगों से टैक्स लेने लगे, जमा कराने लगे, तो अब आपको राइट आ गया अवेलमेंट का। ध्यान से सुनिए, मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं, अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। मतलब पहले आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, जैसे आपने स्कीम चेंज करी अब आपको क्रेडिट मिलेगा, नॉर्मल स्कीम में आप आ गए। या पहले आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाते थे, अब टैक्सेबल बनाने लग गए, तो आप खून देना स्टार्ट कर दिया, अब आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मिलेगा किस चीज का, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब मैंने नॉर्मल स्कीम में आया या जब मैं एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल बनाता हूं तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा अब तो मुझे बुक करने दो, अब तो मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, तो गवर्नमेंट कहती बुक कर ले। इसने पुराना सामान जो भी इसके पास इनपुट था इसने सारा क्रेडिट बुक कर लिया। लेकिन जब ये कैपिटल गुड्स का क्रेडिट बुक करने लगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट बुक करने लगा, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब आप सारा क्रेडिट बुक नहीं कर सकते। सर मतलब भाई आपने सीधी सीधी बात, एक मशीन खरीदी जब आप कंपोजिशन स्कीम में थे, हाँ सर, आपने ये मशीन 10 महीने यूज कर ली, ठीक है सर, कंपोजिशन स्कीम से 10 महीने बाद आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, ठीक है जी। क्या आपकी मशीन बिल्कुल नई है, घिस चुकी है? मैंने कहा घिस चुकी है। क्या आपकी मशीन पुरानी हो चुकी है? मैंने कहा पुरानी हो चुकी है। क्या आपकी मशीन की वैल्यू कम हुई है? मैंने कहा बिल्कुल कम हुई है। कहता फिर पूरा क्रेडिट किस नाम का? आपको क्रेडिट तो मिलेगा, क्रेडिट तो आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन पूरा क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। सर फिर कैसे करूंगा? 5, ध्यान सुनिएगा, 5% पर क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर आपका क्रेडिट कम कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, लेकिन जब खरीदी तो मैं कंपोजिशन स्कीम में था, मैं इसके ऊपर 18% के हिसाब से 1,80,000 रुपए जीएसटी पे करके आया, तो मैंने मेरी जेब से दिए 11,80,000 रुपए दे दिए, 11,80,000 रुपए में पे करके आया। मैंने कहा मालिक मुझे क्रेडिट दे दो, मैंने टैक्स का पेमेंट किया, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दो। गवर्नमेंट ने चुप बैठ, तू कंपोजिशन वाला, तू क्रेडिट बुक नहीं कर सकता। और मैं मन मार के रह गया, मुझे 1,80,000 का क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि मेरा आउटपुट टैक्सेबल नहीं था। अब कंपोजिशन स्कीम छोड़ के मैं नॉर्मल स्कीम में आ गया। नॉर्मल स्कीम में आते ही मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला, अब तो मैं नॉर्मल में हूं, ये मशीन भी मेरे पास है, क्या मुझे 1,80,000 रुपए का क्रेडिट पूरा बुक करने दोगे? गवर्नमेंट कहती है बुक करने का राइट तो तेरे पास आ गया, लेकिन पूरा क्रेडिट नहीं। तो 10 महीने मशीन को यूज कर चुका है, 10 मंथ मशीन को यूज कर चुका है, इसलिए हम 5% पर क्वार्टर तेरा क्रेडिट रिड्यूस कर देंगे। सर 1,80,000 का टोटल टैक्स है मशीन के ऊपर, तो मतलब 100% है। 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ, अगर क्वार्टर का पार्ट भी होगा तो उसको पूरा क्वार्टर मान लिया जाएगा। 10 महीने में कितने क्वार्टर बनते बेटा? 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, 3 महीने का फिर एक क्वार्टर हो गया, 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, 9 महीने तो ये हो गए, 10वां महीना एक है, लेकिन पार्ट क्वार्टर को भी पूरा क्वार्टर मान लेना, तो कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर का आपका जीएसटी का क्रेडिट कम कर दिया जाएगा। एक क्वार्टर का अगर 5% कम हुआ तो 4 क्वार्टर का कितना हुआ? 20%। तो गवर्नमेंट कहती है भाई इस बात सुन, तू मांग रहा है 1,80,000 पूरा क्रेडिट, लेकिन 1,80,000 तो 100% है, मशीन पुरानी हो चुकी है, हम इसका 20% रख लेंगे और बाकी तेरे को अलाउड करवा देंगे। 1,80,000 का 20% कितना हुआ? 36,000। 36,000 रुपए क्रेडिट आपका कट जाएगा, और जो बचा हुआ क्रेडिट है कितना बच गया? 1,44,000 शायद, 1,44,000 रुपए क्रेडिट आपको अलाउड हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब भी बंदा, कोई ध्यान सुनो बेटा, रिवर्सल कर, जब भी कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में आए या एग्जाम के क्वेश्चन में एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में आए, दोनों के अंदर सेम कंडीशन है क्या? आपके पास बुक करने का राइट आया है, ऐसे समझो आपके पास बुक करने का राइट आया है। बुक करने के राइट को बोलते हैं अवेलमेंट, वर्ड है अवेलमेंट। अब आप बुक करेंगे, माल का तो सारा का सारा कर लेंगे, इनपुट का सारा कर लेंगे, लेकिन मशीन के केस में ऐसा नहीं होता। सब मशीन पुरानी हो चुकी है, तो पुरानी मशीन के केस में आपको जो जितना भी क्रेडिट होगा पर क्वार्टर उसको कम कर दिया जाएगा। सर एक क्वेश्चन और करा दूं। एक बंदा पहले एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाता था, क्या बनाता था? एग्जेम्प्टेड गुड्स। एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने के लिए उसने एक 20 लाख की मशीन खरीदी थी, और उसके ऊपर 18% क्रेडिट कितना हो गया बेटा? टैक्स कितना होगा? 3,60,000 रुपए। तो अपनी जेब से 23,60,000 रुपए की पेमेंट करके आया था। उस टाइम उसने कहा मुझे आईटीसी दे दो, तो गवर्नमेंट कही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाते हो, और एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर जब टैक्स ही नहीं लगता तो आपको क्रेडिट किस नाम का? अब मैंने इस मशीन से टैक्सेबल गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, पूरा का पूरा टैक्सेबल। अब मैं बोलता हूं अब तो मैं टैक्सेबल बना रहा हूं, अब तो मैं आउटपुट पे टैक्स ले रहा हूं, अब तो मैं तुम्हें टैक्स जमा करा रहा हूं, अब तो मुझे बुक करने दो। तो गवर्नमेंट कहती कर ले, कौन मना कर रहा है? तो इसने उठा के कहा मुझे सारा क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं,
आपकी मशीन पुरानी हो चुकी है, आपका 5% पर क्वार्टर के हिसाब से लेस कर दिया जाएगा। मान लो इसने इस मशीन को यूज किया 14 महीने और 11 दिन, 14 मंथ और 11 डेज इसने यूज कर लिया, तो आप फटाफट क्वार्टर कैलकुलेट करके बताइए मुझे। 3-3 महीने का एक क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर में 12 महीने पूरे हो गए। माना 5वां क्वार्टर पूरा नहीं, लेकिन पूरा मान लिया जाएगा, तो 5 क्वार्टर का इसका रिड्यूस कर दिया जाएगा। एक क्वार्टर का अगर 5% है, तो 5% इंटू 5, 25% क्रेडिट, 25% टोटल टैक्स का आपसे छीन लिया जाएगा, और बाकी का क्रेडिट आप अवेल कर सकते हो, अवेलमेंट कर सकते हो। आपको बेटा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका है कि पुराना अगर कोई इनपुट है उसका तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, लेकिन पुरानी अगर कोई मशीन है और आपके पास अब राइट आ गया है, आप अवेल कर सकते हो, लेकिन पूरा नहीं, 5% पर क्वार्टर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब मैं इसको बिल्कुल इसका उल्टा केस दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम में कोई भी केस आ सकता है। पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे, ध्यान से सुनिए, पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे, या पहले टैक्सेबल गुड्स बनाते थे। कौन सी गुड्स बनाते थे? टैक्सेबल गुड्स बनाते थे। अब आप पिछले वाले का टोटल उल्टा करेंगे, आप नॉर्मल स्कीम से किस में चले गए? कंपोजिशन स्कीम में चले गए, और आप टैक्सेबल स्कीम से सारी की सारी क्या बनाने लगे? एग्जेम्प्टेड। फटाफट सोच के बताइए, यहां पे बुक करने का राइट आया या गया? अरे पहले वाले केस में जब कंपोजिशन से नॉर्मल में आया था, बुक करने का राइट आया था, तो वर्ड यूज किया था अवेलमेंट। अब उसको क्रेडिट बुक करने दिया जाएगा, लेकिन ये अच्छा भला बंदा जो लायक था वो नालायक बनने जा रहा है। जब लायक से आप नालायक बनेंगे तो आपका क्रेडिट बुक करने का राइट छीन लिया जाएगा, और न केवल छीन लिया जाएगा, आगे तो आप क्रेडिट बुक कर ही नहीं सकते। जो आपने बुक कर रखा उसको रिवर्स करो, तो वर्ड यहां पे यूज करूंगा मैं, रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट। रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट, ध्यान दीजिए, वहां मैंने यूज किया था बेटा वर्ड अवेलमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट। अगर आपको वर्ड मिले पेपर में अवेलमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, तो समझ जाना बुक करने का राइट आया है। अगर आपको पेपर में मिले वर्ड रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब बुक करने का राइट चला गया, अब वो नालायक बन चुका है, वो छोटे रूप में चला चुका है। सर अब क्या होगा? बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखते हैं। जब वो बंदा नॉर्मल स्कीम में था, या जब वो टैक्सेबल गुड्स बनाता था, उसने एक मशीन खरीदी 20 लाख रुपए की, ठीक है सर, उसके ऊपर जीएसटी 18%, कितना? 3,60,000 रुपए का जीएसटी दे के आया होगा। आते ही नॉर्मल स्कीम में बंदा है, आते ही पूरे जोश खरोश के साथ उसने सारा आईटीसी बुक कर लिया। रोक भी कौन सकता है, क्योंकि बंदा नॉर्मल स्कीम में, कंपोजिशन में थोड़ी ना है। लेकिन 10 महीने और 20 दिन बाद, 10 मंथ और 20 दिन बाद इस बंदे ने स्कीम चेंज करके कंपोजिशन में चला गया। कहां चला गया? कंपोजिशन में। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? तू अच्छा भला बड़ा आदमी था, तू क्या बन गया? नालायक। तो एक काम कर, तेरा जीएसटी बुक करने का राइट चला गया, तू अब जितनी भी नहीं परचेज करेगा जीएसटी बुक नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके, लेकिन जो तू ऑलरेडी बुक किए बैठा है, तेरा उसके भी ऊपर भी अधिकार नहीं है, उसको भी तू क्या कर दे? रिवर्स कर दे। क्या कर दे? रिवर्स। ध्यान सुनिए, जब आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में आए थे, तो आपने पुराने माल का क्रेडिट लिया था। जब आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में जाओगे, तो जो आपके पास जितना स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ना तो वहां पे पूरा क्रेडिट मिला था, ना यहां पे पूरा रिवर्स होगा। मान लो गवर्नमेंट कहती 3,60,000 रुपए क्रेडिट पूरा काट दो, तो ये बंदा क्या बोलेगा? भाई साहब 10 महीने 20 दिन तो मैं नॉर्मल स्कीम में रहा हूं, तब तो मैं लायक था, आपको तब तो मैं बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं सारा क्रेडिट रिवर्स नहीं करूंगा। मैं उतना रिवर्स करूंगा जितना फॉर्मूला मुझे बोलेगा। फॉर्मूला क्या है? रिवर्स करने का फॉर्मूला सुन लो। हर मशीन की एक टोटल लाइफ होती है, और जीएसटी के अंदर टोटल लाइफ मान रखी बेटा 60 मंथ की। कितनी? 60 मंथ, 60 महीने की टोटल लाइफ है। फॉर्मूला है टोटल लाइफ माइनस, लेस कर देना, लेस एग्जैक्ट यूजिंग लाइफ। जितने महीने आपने यूज कर लिया वो लिख लो। टोटल लाइफ कितनी है? 60 मंथ। आपने यूज कितने महीने कर ली? जब आप नॉर्मल थे तो आपने कितने महीने मशीन यूज कर ली? कैपिटल गुड्स कितने महीने यूज कर लिया? 10 मंथ और 20 डेज। स्टेप नंबर 1 तो आपने हो गया, सिर्फ माइनस कर देना है। स्टेप नंबर 2, जो भी टाइम आएगा, 60 महीने में से 10 महीने आपने यूज कर ली, तो ये बच गए बेटा यहां पे 49 मंथ और 10 डेज। स्टेप 2 बोलता है डेज इग्नोर कर दो, डेज इग्नोर। 49 मंथ 10 डेज है, 10 डेज को क्या कर दो? इग्नोर। अब देखो कितने महीने बच गए? 49 मंथ। अब ध्यान सुनो, 3,60,000 रुपए का जो टोटल टैक्स था वो एक दिन का नहीं था, 60 महीने का था। कितने महीने का? क्योंकि मशीन की लाइफ 60 मंथ मानी जाती है जीएसटी के अंदर। 3,60,000 60 मंथ का क्रेडिट था, लेकिन आपने तो 10 महीने 20 दिन बाद ही मशीन को बेच दिया, सॉरी आपने स्कीम चेंज कर ली, तो अब आपको बाकी का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। 60 मंथ के अंदर 49 मंथ से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये 49 मंथ कहां से आया बेटा? अभी तो निकाला फॉर्मूला लगा के। स्टेप 1, टोटल लाइफ मैंने से एग्जैक्ट यूजिंग लाइफ जितना यूज कर लिया वो घटा दो।
स्टेप नंबर 2 में जो डेज आए उसको इग्नोर कर दो, ये रिमेनिंग पीरियड है जिसका क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा 49 मंथ का। तो 360 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 490, जो भी क्रेडिट आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है क्या, अभी मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं। 3,60,000 भाग 60 गुना 49, 2,94,000 रुपए का क्रेडिट, 2,94,000 रुपए क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लायबल नहीं रहे, अब आप एलिजिबल नहीं रहे, क्योंकि आपने स्कीम चेंज कर ली, आप उस स्कीम में चले गए जहां खून नहीं दे सकते। ओके सर, तो बेटा मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी। क्या? फटाफट बताना, बिना देखे बताना कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। अगर कोई बंदा कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आए, कुछ मत समझो, फिर सिर्फ ये बताओ, कोई बंदा कंपोजिशन से नॉर्मल में आया है तो उसके पास बुक करने का राइट आएगा या जाएगा? आएगा, तो वर्ड यूज होगा अवेलमेंट। कोई बंदा पहले एग्जेम्प्टेड बनाता था, बेचारा छोटा सा बंदा था, अब टैक्सेबल गुड्स बनाने लगा, तो वर्ड क्या आएगा? अवेलमेंट। इन लोगों को पूरा क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मशीन पुरानी हो चुकी है, 5% वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से कम करके बाकी का अवेलेबल करा दिया जाएगा, अवेल कर दिया जाएगा। इसका उल्टा केस, कोई बंदा नॉर्मल स्कीम छोड़ के चला गया, कहां? कोई बंदा नॉर्मल स्कीम छोड़ के कंपोजिशन में चला गया, या कोई बंदा टैक्सेबल गुड्स छोड़ के एग्जेम्प्टेड में चला गया, अब इनका राइट चला गया, तो वर्ड यहां पे यूज होगा अवेलमेंट या रिवर्सल? रिवर्सल। इनको अपना बुक किया क्या क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का फॉर्मूला क्या था? टोटल लाइफ माइनस एग्जैक्ट यूजिंग लाइफ। जितने महीने आपने यूज कर लिया, एग्जैक्ट यूजिंग लाइफ माइनस कर दो, जो भी लाइफ आई है उसके अंदर डेज इग्नोर कर दो, डेज इग्नोर करने के बाद जो मंथ आए हैं आपके, इतने महीने का क्रेडिट आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो बेटा ये 5% पर क्वार्टर का फॉर्मूला कब लगता है? अवेलमेंट के केस में। तो वर्ड यहां अवेलमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, जब आप कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आओगे। ओके सर। या जब आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल में आओगे तो भी आपको वर्ड यूज होगा अवेलमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट। तब भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपको सारा क्रेडिट नहीं मिलेगा, 5% पर क्वार्टर, और पार्ट देयर ऑफ कम करके आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल है, एबीसी ने प्लांट मशीनरी खरीदी थी 20 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए का उसके ऊपर आईटीसी था, लेकिन उस टाइम वो एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाता था। 7 महीने 10 दिन बाद उसने टैक्सेबल बनाने स्टार्ट करी, तो 7 महीने 10 दिन तक का क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, बाकी क्रेडिट उसको मिल जाएगा। लेकिन कितने क्वार्टर बने? 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तीसरा क्वार्टर पूरा नहीं तो तीसरा पूरा मान लिया जाएगा, तो 5% मल्टीप्लाई बाय 3, 15% कम कर दिया जाएगा। टोटल क्रेडिट 3 लाख का था, 45,000 कम हो गए, 2,55,000 रुपए इसको अवेल करवा दिया जाएगा। क्या करा दिया जाएगा? अवेलमेंट। रिवर्सल का केस मैंने आपको सिखा दिया। रिवर्सल उसका पहले वाले का डिल्ट उल्टा है, नॉर्मल छोड़ के कंपोजिशन में चले गए, नॉर्मल छोड़ के कंपोजिशन में चले गए, तो आपको पता है टोटल लाइफ, यूजिंग लाइफ, डेज आगे, डेज इग्नोर, इतना क्रेडिट आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखा देता हूं, रिवर्सल का ही सिखा रहा हूं। जब भी मैं वर्ड रिवर्सल बोलूं तो आप समझ जाना सर वो बात कर रहे हैं जहां उसका राइट चला गया। एक बंदे ने कैपिटल गुड्स खरीदी और कुछ महीने बाद, कैपिटल गुड्स होती है यूज करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। सेल करने के लिए स्टॉक होता है भाई, ध्यान से सुनना। कैपिटल गुड्स होती है यूज करने के लिए प्रोडक्शन में, न कि सेल करने के लिए। अगर आपने इसको सेल कर दिया ना, यूज नहीं करके सेल कर दिया, तो भी आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कितना। मिस्टर ए बंदा नॉर्मल स्कीम में, कौन सी स्कीम में बेटा? नॉर्मल स्कीम में। इसने एक मशीन खरीदी 20 लाख रुपए की, उसके ऊपर 18% ये जीएसटी देके आया था, तो 3,60,000 रुपए का ये टैक्स पे करके आया था। नॉर्मल स्कीम में तो आते इसने इसका आईटीसी बुक कर लिया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हुआ क्या, 10 महीने और 25 दिन बाद, 10 मंथ और 25 डेज बाद इसने मशीन को सेल कर दिया। सेल कर दिया, मैंने वर्ड यूज किया है, सेल कर दिया, स्कीम चेंज नहीं की है, सेल कर दिया। भाई साहब आपने आते ही आईटीसी बुक किया था, आईटीसी 60 महीनों का था, और 60 महीने का मतलब था आप इस मशीन को कम से कम 60 मंथ यूज करेंगे। आपने तो 10 महीने बाद ही मशीन को बेच खाया। तो जो आपने क्रेडिट बुक कर रखा है वो आपका नहीं, जिसने खरीदा वो क्रेडिट उसको मिलेगा। कुछ जितने टाइम आपने यूज किया वो क्रेडिट आपका, अब जितना उसका टाइम बचा हुआ है वो क्रेडिट किसी और को मिलेगा। सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बुक करने का राइट आया गया तो वर्ड यूज होगा रिवर्सल। सर रिवर्सल कैसे करेंगे? टोटल लाइफ कितनी थी? 60 मंथ। एग्जैक्ट यूजिंग लाइफ कितनी है? 10 महीने और 25 दिन। 10 मंथ और 25 दिन घट जाएंगे, कितना बच गया? 49 मंथ और 5 डेज।
डेज को क्या कर दो, इग्नोर। कितने महीने बच गए, 49 मंथ। तो फॉर्मूला लगाओ, 3,60,000 रुपए का क्रेडिट था 60 मंथ का, 49 महीने तो आपने यूज ही नहीं करी, आपने पहले बेच दी, सिर्फ 10 महीने यूज करके बेच दी, तो इतना जो क्रेडिट आएगा ये आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। शायद ये वही कैलकुलेशन जो मैंने पहले करके दिखाई थी, 3,60,000 भाग 60 मल्टीप्लाई बाई 49, 2,94,000 रुपए का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन यहां जीएसटी का एक रूल और है, वो कहता है ये अमाउंट जो निकाला वो तो निकाला ही, इसको एक चीज के साथ और कंपेयर करना है। क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है, जितने में आपने ये मशीन बेची है और जिस दिन बेची उस दिन जो रेट चल रहा था उसका जो अमाउंट आएगा उसके साथ कंपेयर करना है। सर नहीं समझ में आया। मान लो बेटा इन्होंने मशीन बेची है 15 लाख रुपए की, कितने की मशीन बेच दी, 15 लाख रुपए की, और जिस दिन बेची है उस दिन रेट चल रहा था मान लो जीएसटी में एग्जांपल 15%, तो 15 लाख का 15% कितना हो गया, 15 लाख गुना 15% कितना हो गया, 2,25,000। तो जिस दिन आपने मशीन बेची उस दिन जो जीएसटी का रेट चल रहा था वो मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो, और फॉर्मूले के तहत आपने जो अमाउंट निकाला है वो अमाउंट निकालो, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट आपको रिवर्स करना है। हायर क्या है, 2,94,000, तो आपका क्रेडिट कितना रिवर्स हो जाएगा, 2,94,000। सर उल्टा भी तो हो सकता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रेडिट रिवर्स करना है 2,94,000, लेकिन इसने मशीन बेच दी मान लो 18 लाख रुपए की, कितने की, 18 लाख रुपए की, या मान लो मशीन बेच दी 19 लाख रुपए की, और रेट चल रहा था उस दिन में 18%, जितने की मशीन बेची मल्टीप्लाई बाय रेट, सर ये बनता 3,42,000। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2,94,000 रिवर्स करना था, लेकिन कॉन्सेप्ट बोलता है विच एवर इज हायर, दोनों में से हायर क्या है, 3,42,000, तो 3,42,000 रुपये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब सर एक बात समझ में आ गई, जब मशीन को सेल करने का केस पेपर में दे रखा है, कोई कैपिटल गुड्स खरीदी है और 60 महीने यूज ना करके उसको सेल कर दिया, तो हम पेपर में क्या करेंगे, एक तो फॉर्मूला लगा के कितना अमाउंट रिवर्स किया जाएगा वो निकाल लेंगे, दूसरा जिस दिन वो मशीन बेची जितने की बेची मल्टीप्लाई उस दिन जो रेट चल रहा था वो अमाउंट निकाल लो, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उतना अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। ये बात ही समझ में आ गई, बिल्कुल सर। अब मैं आपको सिखाऊंगा अपॉर्चनमेंट का केस, एक मिनट सांस ले लें। अब मैं आपको अपॉर्चनमेंट का केस और सिखा दूं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करके इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाऊंगा ब्लॉक क्रेडिट, कंप्लीट A to Z ब्लॉक क्रेडिट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलिए बेटा ब्रेक पीरियड ओवर हुआ, हम सीखते हैं अपना कॉन्सेप्ट अपॉर्चनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट। अपॉर्चनमेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, और मैं आपको इतना सिंपल वे में कराऊंगा कि आपको अपॉर्चनमेंट का किसी भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। अपॉर्चनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, अपॉर्चनमेंट सिखाने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर मैं कोई माल लेके आया, जो मेरा इनपुट है वो किसी का तो आउटपुट होगा। मैं कोई माल लेके आया, आपको जीएसटी में एक बात और बता दूं, जिसको आप कॉस्टिंग में अकाउंट में रॉ मटेरियल बोलते हैं उसको जीएसटी के अंदर इनपुट बोला जाता है। जिसको आप कॉस्टिंग में लेबर बोलते हैं उसको यहां पे इनपुट सर्विस बोला जाता है, और जिसको आप कॉस्टिंग में या अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं उसको जीएसटी के अंदर कैपिटल गुड्स बोला जाता है। कैपिटल गुड्स, पहले तो सब टर्मिनोलॉजी सीख लीजिए। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को यहां बोला जाता है इनपुट, सेल को यहां बोला जाता है आउटपुट या आउटवर्ड सप्लाई, जो आपने सर्विस ली उसको बोला जाता है इनपुट सर्विस, और जो आपने प्लांट मशीनरी खरीदी उसको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। बेटा आपने जो इनपुट लिया या इनपुट सर्विस लिया, कैपिटल गुड्स लिया, अगर आपने इससे सारा का सारा टैक्सेबल गुड्स बनाया, कौन सा बनाया, टैक्सेबल गुड्स, मतलब आपने जो भी आइटम बनाया वो टैक्सेबल बनाया है, वो आउटपुट टैक्सेबल है, आप कंज्यूमर से टैक्स चार्ज करते हैं और गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, अल्टीमेटली आप पूरा खून दे रहे हैं। अगर आप आपके इनपुट कैपिटल गुड्स से टैक्सेबल गुड्स बनाते हैं तो आपको मिलेगा 100% क्रेडिट। धरती की कोई ताकत आपको क्रेडिट बुक करने से नहीं रोक सकती। इसका रिवर्स केस, मैं मेरे इनपुट से या कैपिटल गुड्स से अगर मैं सारा का सारा एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाऊं, एग्जेम्प्टेड गुड्स वो होती हैं जिनके आउटपुट पे टैक्स लगता ही नहीं है। जब आउटपुट पे टैक्स ही नहीं लगता है तो फिर क्रेडिट किस नाम का, तुम मुझे खून नहीं दोगे तो आजादी किस नाम की लोगे। अगर आप अपने इनपुट और कैपिटल गुड्स से सारा का सारा एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाते हो तो ऊपर लिखा था 100% क्रेडिट, यहां लिखूंगा नो क्रेडिट, मतलब आपको 1 रुपए का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। सारा टैक्सेबल बनाऊं तो 100% क्रेडिट, सारा एग्जेम्प्टेड बनाऊं तो नो क्रेडिट। तीसरा केस, मैं मेरा इनपुट लेके आया या मैं कैपिटल गुड्स मशीन लेके आया और उस इनपुट या कैपिटल गुड्स से मैंने कुछ तो टैक्सेबल बना दिया, जो मैंने आउटपुट बनाया वो कुछ तो टैक्सेबल आइटम है,
और जो मैंने आउटपुट बनाया कुछ एग्जेम्प्टेड आइटम है। मैं दो टाइप के जूते बनाता हूं, मैं दो टाइप के प्रोडक्ट बनाता हूं। ए प्रोडक्ट तो जीएसटी में टैक्सेबल है और बी प्रोडक्ट जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। और मजे की बात, माल वही इसमें भी यूज होता है और वही मशीन यूज होती है। अब बताइए आप, क्या सारा क्रेडिट दें या बिल्कुल ना दें, या पोर्शन पोर्शन में दे देंगे? इसी कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया बेटा अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट मतलब प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। भाई साहब, जितना माल जितनी कैपिटल गुड्स टैक्सेबल के लिए यूज हुई है उतना तो क्रेडिट दे दो, और जितना माल जितना इनपुट एग्जेम्प्टेड के लिए यूज कर लिया आपने उसका क्रेडिट छीन लो। सर एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही, आप तो रटवा रहे हैं। मैंने कहा कैसे? सर एक आदमी आज माल लेके आया 20 लाख रुपए का, कोई माल आज लेके आया है, लेके आया तो उसके लिए इनपुट, इससे वो फ्यूचर में कितना एग्जेम्प्टेड बनाएगा, कितना टैक्सेबल बनाएगा, वो तो फ्यूचर में बना के बेचेगा, तो फ्यूचर की बात है। आज कितना बुक करूं अपने बुक्स में, अपने बुक्स में आज कितना बुक करूं ये बताओ ना आप। बड़े ध्यान सुनिए बेटा, हम फ्यूचर में क्या बनाएंगे फ्यूचर की बात है, लेकिन हमें एंट्री तो आज डालनी अपनी बुक्स के अंदर। तो एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है प्रोविजनल क्रेडिट। क्या कॉन्सेप्ट जन्म लेता है बेटा? प्रोविजनल होता है कच्चा। आज आते ही आप 20 लाख रुपए का माल लेके आए, टैक्स कितना पे करके आए? मैंने 18%। कितना टैक्स लेके आए साहब? 3,60,000। 3,60,000 रुपए आते ही पूरा बुक कर लो, आते ही अपनी बुक्स में पूरा आईटीसी क्लेम कर लो, आईटीसी पूरा बुक कर लिया। अब फ्यूचर में क्या हुआ? आपने मान लो 50% इससे बनाया टैक्सेबल गुड्स और 50% एज्यूम कर रहा हूं, मान लिया आपने बनाया एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो फिर दिक्कत क्या है? टोटल आईटीसी कितना था? 3,60,000। 1,80,000 रुपए तो आपको बुक पहले था उसमें से बुक पड़ा रहेगा, और 1,80,000 रुपए जो आपने पहले बुक कर रखा था उसमें रिवर्स हो जाएगा। मतलब आते ही जो आपने 3,60,000 रुपए बुक कर लिया था आईटीसी, उसका 1,80,000 आपको रिवर्स करना पड़ेगा और 1,80,000 आप यूज कर सकते हो। प्रोपोर्शनेट हो गया। सर अगर ऐसा होता 60% टैक्सेबल गुड्स होती और 40% अगर एग्जेम्प्टेड होती, अरे प्रोपोर्शनेट करना किसी भी वे में कर सकते हो। क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं। पहले मैं आपको सिखाता हूं अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। इनपुट अगर आपका यूज हुआ है कुछ टैक्सेबल में और कुछ एग्जेम्प्टेड में, तो आपको कैसे क्वेश्चन करना है। मान लो आपको बोल रखा है 5 लाख रुपए का कोई बंदा इनपुट लेके आया, मैं कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा, मैं सवाल सिखा रहा हूं इनपुट का। 5 लाख रुपए का कोई बंदा इनपुट खरीद के लाया, 10% वो जीएसटी दे के आया, तो कितना जीएसटी दे के आया? 50,000 रुपए। तो क्रेडिट टोटल कितना है? 50,000। इस 5 लाख रुपए के इनपुट से, इस 5 लाख रुपए के इनपुट से उसने सेल कर दी। मान लो ये अगस्त का महीना था, अगस्त के महीने में इसने इस इनपुट से माल बना के सेल कर दिया। अगस्त में कितनी? 6 लाख रुपए की तो इसने सेल करी है टैक्सेबल, और 4 लाख रुपए की इसने सेल करी है एग्जेम्प्टेड। तो टोटल टर्नओवर इसका इस महीने का कितना हुआ है? 10 लाख, दोनों का मिला के 10 लाख रुपए। तो कैसे करेंगे क्रेडिट बुक? 50,000 रुपए का जो क्रेडिट है वो टोटल 10 लाख के लिए। कितने के लिए? 10 लाख के लिए। 50,000 रुपए का क्रेडिट अगर टोटल 10 लाख के लिए है, तो एग्जेम्प्टेड कितना है? 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 4 लाख। ये जो अमाउंट आया है ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। आते ही 50,000 तो आपने प्रोविजनल बेस पे पूरा बुक कर लिया था, लेकिन 4 लाख की गुड्स ऐसी हैं जो एग्जेम्प्टेड बनाई हैं, तो इसका जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आया है वो क्या हो जाएगा? आपका रिवर्स हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं आई? बिल्कुल। तो इनपुट में तो आपको सीधा क्या करना है, जितना क्रेडिट है डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, निकल जाएगा एग्जेम्प्टेड। लेकिन अगर आपको कैपिटल गुड्स का बांटना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल आप एक मशीन लाए 10 लाख रुपए की, 18% जीएसटी आप पे करके लाए, तो आपने टैक्स पे कर दिया 1,80,000। इस मशीन से, इस टोटल टैक्स इस मशीन से आपने इस महीने का डेटा बोल रहा हूं, मशीन तो 60 महीने के लिए होती, ध्यान रखना। इनपुट के केस में 60 मंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन जब भी आप कैपिटल गुड्स का केस करेंगे आपको पता है लाइफ कितनी होती है? 60 मंथ। इनपुट का क्रेडिट 1 महीने के लिए हो सकता है, लेकिन मशीन का क्रेडिट उसी मंथ के लिए नहीं होता, 60 मंथ के लिए होता है। तो ये 1,80,000 आपने कितने मंथ के लिए बुक कर लिया? 60 मंथ के लिए। आपने इस महीने उस मशीन से, अगस्त में उस मशीन से आपने 8 लाख रुपए का तो टैक्सेबल बनाया और 4 लाख रुपए का मान लो आपने एग्जेम्प्टेड माल बनाया है। तो इस महीने की कैलकुलेशन कैसी होगी? 1,80,000 रुपए का टोटल क्रेडिट है। कितने मंथ के लिए? 60 मंथ के लिए। जैसे 60 मंथ से भाग किया, आपको 1 महीने का क्रेडिट आ गया 6×3=18, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए इस महीने का क्रेडिट आ गया। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 60 हमेशा करना है कैपिटल गुड्स के केस में। 3,000 भाग में टोटल टर्नओवर कितना है? 8 और 4 12,
12 लाख रुपए का टोटल टर्नओवर है, एग्जेम्प्टेड कितना है 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, ये जो अमाउंट आया है कैपिटल गुड्स के केस में रिवर्स कर देना है। मतलब इनपुट पे भी ऐसे ही होता है, बस वहां पे 60 से डिवाइड आपको नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट का। सर इसका भी एक आध क्वेश्चन करा दो, लो बेटा, इसका तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या है इसमें भी क्या झंझट है भाई। ABC लिमिटेड है कोई, 20 लाख रुपए का प्लांट मशीनरी खरीदती है, 3 लाख रुपए का वो टैक्स देके आती है, और इसे एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बनाती है और टैक्सेबल गुड्स भी बनाती है। तो टोटल क्रेडिट कितना है 3 लाख रुपए का, कितने महीने का क्रेडिट है 60 महीने का, 1 महीने का क्रेडिट आ गया। इस महीने बेचा क्या है 6 लाख रुपए का तो टैक्सेबल बेचा और 2 लाख रुपए का एग्जेम्प्टेड बेचा है। टोटल टर्नओवर कितना हो गया 8 लाख, डिवाइड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, 1250 रुपए क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, 18% इंटरेस्ट होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं पॉज, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसका एक कॉन्सेप्ट बच गया ब्लॉक क्रेडिट और जीरो रेटेड सप्लाई, सेकंड वीडियो में कवर करते हैं। और इस तरीके से आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ खत्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट।